हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी के सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपके चैप्टर नंबर 2 का नाम है संविधान निर्माण, जिसको हम पहले कई सारे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करे हैं, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न भी करे हैं। और अब हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। अब आप कहेंगे कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो चुके हैं, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बचा क्या है? भाई बहुत कुछ बचा रहता है। चैप्टर की एक एक लाइन अपन अगर अच्छे से पढ़े और एक एक लाइन को अपन एज अ क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखें तो उस एक लाइन से भी कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैप्टर में से जो भी निचोड़ निकल के आया है, जहां से भी सवाल बनाते बने हैं, वहां से मैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूं। ठीक है, अब करना क्या है? ये करना है भाई, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसी के बाद आज का सेशन चालू होगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स के साथ। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी आवश्यकता है, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में। जी हाँ, और सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां पर एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है किस बारे में? संविधान निर्माण के बारे में। और आज हम करने वाले हैं इसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्या फॉर्मेट होगा उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो भाई, अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक, उसके बाद होंगे आपके लघुत्तरीय प्रश्न और उसके बाद होंगे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्लियर? अब ये कितने कितने होंगे भाई? अति लघुत्तरीय की बात करें तो 10 अति लघुत्तरीय होंगे, 5 लघुत्तरीय होंगे और 5 दीर्घोत्तरीय होंगे। 10 5 15 और 5 20 हो गए टोटल 20 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो रेडी है? चलिए, तो एक बार फिर से लाइक शेयर कर देना है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना है। और बाकी के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो बाकी के वीडियोस भी देख लेना है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर नंबर 2 आपके सामने है। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 2 में हम कहाँ पहुंच चुके हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ पहुंच चुके हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आपके लाइक और शेयर के साथ आज का पहला सवाल, जो कि है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आंसर भी वेरी शॉर्ट देना है। ठीक है, जैसी डिमांड वैसा अपन काम करेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सबको पता है भाई, सबको पता है, इसलिए सबको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए जल्दी से, तेजी से आंसर आना चाहिए, कमेंट में आंसर आना चाहिए, सभी को आंसर करना है। जितने क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे कोशिश करना आप सभी के आंसर दें। ऑलराइट, सभी के आंसर आ गए। चलिए, तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान का प्रारूप बनाया था, ड्राफ्ट बनाया था। अब आप बोलेंगे ये प्रारूप या ड्राफ्ट होता क्या है? तो प्रारूप उसे कहते हैं, एक तरीके से कहा जाए कि जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं, कोई बड़ा काम, तो सबसे पहले अपन ये एक फ्रेम टाइप का बना लेते हैं, एक ड्राफ्ट बना लेते हैं कि इस काम में क्या क्या होना चाहिए, कैसे ये काम करना है। ठीक है, तो
तो एक तरीके से कहा जाए कि संविधान में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए उनका एक ड्राफ्ट बनाया था, और उसी के अध्यक्ष कौन थे, उस ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक कहां कैद में रखा गया था? बताओ भाई, नेल्सन मंडेला को कहां कितने वर्षों तक कैद में रखा गया था? देखें भाई, क्या लगता है आपको, जल्दी बताओ। चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया है, ये बात मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी बताई थी, अब तीसरी बार फिर से बताने जा रही हूं। उसके पहले अब आप बता दो, पहले तो कमेंट करके जल्दी से बता दो कि नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक कहां कैद में रखा गया था। चलिए, तो नेल्सन मंडेला को देशद्रोह के आरोप में 28 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 28 वर्षों तक कहां कैद में रखा गया था? दक्षिण अफ्रीका की जेल रेबोन द्वीप में रखा गया था, और यह सबसे खतरनाक जेल थी दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, वैसे तो इनको देशद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास दिया गया था, लेकिन जब दक्षिण अफ्रीका में विरोध ज्यादा बढ़ गया, संघर्ष ज्यादा होने लगा, तो फिर इनको जेल से रिहाई दे दी गई थी, और 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका का जो है एक संविधान बनकर तैयार हो गया था, और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया था, यानी कि दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य का पहला राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को चुना गया था। ऑलराइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार का अंत कब हुआ? बताइए, दक्षिण अफ्रीकी की रंगभेदी सरकार का अंत कब हुआ? वही रंगभेदी सरकार, अंग्रेज सरकार, जिन्होंने हर जगह अपना शासन बना के रखा था, गोरे कालों का भेद किया था, जल्दी, श्वेत अश्वेत का भेद किया था, रंगभेद यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का भेद। बताओ जल्दी से, कब खत्म हुई थी वो ब्रिटिश सरकार दक्षिण अफ्रीका से? तेजी से कमेंट आना चाहिए भाई, बहुत ही बेहतरीन और मजेदार सवाल हैं आज के, सबके कमेंट आना चाहिए और लाइक शेयर होते रहना चाहिए, बीच बीच में शेयर करते रहना है अपने दोस्तों को, और बुला लेना है कि भाई पढ़ लो, हर चीज आपको डिटेल में कराई जा रही है। और एक बात और बताऊं मैं, मजे की बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप खुद सोचो, ठीक है, थोड़ी देर आप सोचना, 1 मिनट मेरी बात सुनना, ठीक है। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज के एग्जाम देना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या मुझे अभी से तैयारी करनी चाहिए? तो सुनो, तैयारी अलग से करने की आवश्यकता है ही नहीं, आपकी तैयारी चल ही रही है। कैसे चल रही है? क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, एनसीईआरटी, और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं भैया एनसीईआरटी को ही उठाते हैं, 6वीं से 12वीं तक की किताबों को ही पढ़ते हैं वे, ठीक है। और आपको इस प्लेटफॉर्म पर, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के प्लेटफॉर्म पर हर एक चीज आपको फ्री में पढ़ाई जा रही है, वही एनसीईआरटी। पहले कई सारे पार्ट्स में उसके सारे टॉपिक को कवर किया जा रहा है, पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जा रहा है, हर एक चैप्टर को। उसके बाद उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। आप देखेंगे तो जो मेंस का एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज में, सीधे यहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन से सीधे क्वेश्चन उठ के आते हैं कभी कभी, ठीक है। उसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन करे जा रहे हैं कि हर एक लाइन जो है, एक एक लाइन से कहां से क्वेश्चन मैं निकाल सकती हूँ, वहां से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आती हूँ। और इतना ही नहीं, फिर इतना सब कराने के बाद एक बार रिवीजन भी कराया जा रहा है कि भाई जो कुछ भी आपके दिमाग से स्किप हो गया हो, एक बार फिर से हमारे साथ रिवीजन भी कर लो, ठीक है। तो कितनी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको फ्री में दी जा रही हैं जो आपके आगे तक काम में आने वाली हैं। तो भैया आप चाहें तो जो भी प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि भाई जो चीज आप पढ़ रहे हो वही यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्री में डिटेल में पढ़ाई जा रही है, विद क्वेश्चन आंसर पढ़ाई जा रही है। तो जल्दी से शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए, तो दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार का अंत क्या हुआ था, मुद्दे की बात पर आते हैं। और यह हुआ था 26 अप्रैल 1994 को, क्योंकि क्या हुआ था इस दिन, गणतंत्र बन गया था, ठीक है।
गणतंत्र बन गया था, संविधान लागू हो गया था। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का भाई। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो 3 सवाल आपके हो चुके हैं और चौथा सवाल है, भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका किसने निभाई? बताओ, भारतीय रियासतों का जब विलय किया गया तो उसमें निर्णायक भूमिका किसने निभाई थी? देखा जाए। चलिए, वल्लभ भाई झावरभाई पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। तो भारतीय रियासतों के विलय में, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत की कई रियासतें बिखरी हुई थी। उनके पास ये ऑप्शन था कि आप चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं, आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई रियासतें ऐसी थी जो अपना स्वतंत्र राज्य चाहती थी। ठीक है, तो उन सारी रियासतों का एकीकरण किसने किया? उन सारी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑलराइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान का दर्शन संविधान के किस भाग में है? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान का दर्शन संविधान के किस भाग में है? चेक किया जाए। चलिए, तो इसका सही आंसर बनता है संविधान की प्रस्तावना में। किसमें? भारतीय संविधान का दर्शन संविधान की प्रस्तावना में दिखता है, संविधान की प्रियम्बल में दिखता है, जिसे संविधान का मूल ढांचा माना जाता है। संविधान को क्या कहा? संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? मूल ढांचा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, और अगर संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन होता है तो वो संशोधन या वो अमेंडमेंट इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उद्देशिका है, जो संविधान का मूल ढांचा है, संविधान की आत्मा है, उसको कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, वो नहीं चरमरानी चाहिए। अगर संविधान की आत्मा खत्म तो संविधान कैसा? आपके शरीर से आत्मा गायब तो शरीर का क्या काम? कुछ नहीं। ठीक इसी तरीके से, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो संविधान का दर्शन हमें कहां दिखता है? संविधान की प्रस्तावना में दिखता है। और प्रस्तावना से रिलेटेड, यानी संविधान के बुनियादी मूल से रिलेटेड एक टॉपिक मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है इसी चैप्टर का। अगर अभी तक वो नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए और उसको भी देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, रंग भेद की नीति क्या है? बताओ भाई, क्या है रंग भेद की नीति? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है। रंग भेद की नीति किसे कहा जाता है? कहां चलाई गई थी ये रंग भेद की नीति? देखें भाई, तो रंग भेद की नीति तो भैया सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में चलाई गई थी। ठीक है, अब है क्या ये? तो त्वचा के रंग के आधार पर मनुष्य के बीच भेदभाव करने की नीति को रंग भेद की नीति कहते हैं। किसे कहते हैं रंग भेद की नीति? त्वचा के रंग के आधार पर, यानी कि गोरे और काले के आधार पर अगर मनुष्य के बीच ही भेद किया जाए, कि गोरे मनुष्य और काले मनुष्य के बीच भेद किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे? रंग भेद की नीति कहेंगे। और यही हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान सभा क्या है? सवाल पूछा गया है आपसे, संविधान सभा क्या है? देखा जाए भाई, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? तो ये है संविधान नामक आलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा को संविधान सभा कहते हैं। किसे कहते हैं? संविधान नामक आलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा को संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, वो सारे प्रतिनिधि उस संविधान सभा में शामिल थे और निर्वाचित थे, यानी कि इलेक्टेड थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। उसे कहा जाता है संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया और इसे कब लागू किया गया? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ही बताना है। ठीक है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा कब पारित यानी कि पास किया गया और इसे कब लागू किया गया, इन्फोर्समेंट कब हुआ था इसका? देखा जाए, क्या कहते हो भाई? जल्दी
दो तारीखें पूछी गई हैं आपसे, कब पारित किया गया और कब लागू किया गया। दो तारीखें बतानी है आपको, एग्जैक्ट तारीखें बतानी है, सही सही बतानी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे को यह पता होना चाहिए। चलिए, तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पास किया था, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। और तभी से 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया था। सिंपल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के किन्हीं दो कांग्रेसी सदस्यों के नाम लिखना है। संविधान सभा के ऐसे सदस्य जो कांग्रेस के सदस्य थे, वो कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसके कौन से सदस्य जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी मेंबर थे? देखा जाए तो वो दो नाम हैं, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक नाम है अबुल कलाम आजाद, ठीक है। एक नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक नाम क्या है? अबुल कलाम आजाद। ऑलराइट, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान सभा के किन्हीं दो गैर कांग्रेसी सदस्यों के नाम लिखिए। संविधान सभा के किन्हीं दो गैर कांग्रेसी सदस्यों के नाम बताओ। बताओ भाई, जो कांग्रेस में शामिल नहीं थे, वो कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, वो शामिल नहीं थे, गैर कांग्रेसी सदस्य। देखा जाए, चलिए, तो एक नाम है भीमराव अंबेडकर और एक नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चलिए, तो 10 सवाल हो चुके हैं, यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बारी आती है लघुत्तरीय प्रश्नों की, और आज की सीरीज का 11वां प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों का पहला प्रश्न है। क्या कहता है प्रश्न? संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है। देखा जाए, चलिए, तो संविधान की प्रस्तावना का महत्व कुछ इस तरीके से आपको बताया गया है। संविधान की प्रस्तावना में वह दर्शन होता है जिस पर पूरा संविधान निर्मित होता है। क्या बताया गया? संविधान की प्रस्तावना में वह दर्शन हमें दिखाई देता है जिस पर पूरा संविधान निर्मित होता है। कैसे? पहली बात तो यह है कि संविधान की प्रस्तावना जो है, आप एक लाइन और इसमें ऐड कर सकते हैं। शुरुआत कुछ ऐसी कर सकते हैं आप, स्टार्टिंग कुछ ऐसी कर सकते हैं कि प्रस्तावना को, ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन भी आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है। प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। मूल आत्मा कहा जाता है, ठीक है। एक बात, अब पहली बात ही सारे महत्व को स्पष्ट कर रही है कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है, तो भाई कितना महत्व रहेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या कही गई है कि संविधान की प्रस्तावना में वह दर्शन होता है जिस पर पूरा संविधान निर्मित होता है। वो सारी बातें कही गई हैं जिस पर पूरा संविधान टिका हुआ है, ठीक है। एक तरीके से कहा जाए तो संविधान की नींव है, मूल ढांचा है। अगर मूल ढांचे से आपने छेड़छाड़ करी तो पूरी बिल्डिंग, अगर नींव से छेड़छाड़ करी तो पूरी बिल्डिंग आपकी तहस नहस हो जाएगी। तो मूल ढांचे से अगर आपने छेड़छाड़ करी तो संविधान का क्या हो जाएगा? संविधान भी चरमरा जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारी बातें, सारी मुख्य बातें हमें कहां दिखाई देती हैं? प्रियम्बल में, प्रस्तावना में दिखाई देती हैं, ठीक। जैसे कि कई सारे शब्द हमने देखे हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गरिमा, ठीक है, न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, कई सारी चीजें आपको दी गई हैं। क्लियर हो रही है बात? संप्रभुता,
धर्मनिरपेक्षता यानी कि पंथ निरपेक्षता, कई सारे शब्द जो हैं जिन पर पूरा संविधान टिका हुआ है, वो सारी चीजें, वो संविधान के बुनियादी मूल्य कहाँ दिखाई देते हैं? संविधान की प्रस्तावना में दिखाई देते हैं। ठीक, फिर दूसरी बात क्या है कि यह सरकार के कानूनों तथा कार्यों के परीक्षण तथा मूल्यांकन का मापदंड प्रदान करता है। जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या क्या बताता है? सरकार के कानूनों के बारे में बताता है, कार्यों के परीक्षण के बारे में बताता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, तथा मूल्यांकन का मापदंड प्रदान करता है कि जो इन नियमों का मापदंड किया मूल्यों का मूल्यांकन किया जा रहा है, नियमों का मूल्यांकन किया जा रहा है, वो किस आधार पर किया जा रहा है, उसका मापदंड हमें पता चलता है। और यह भारतीय संविधान की आत्मा है। ऑलराइट, क्लियर? तो ये हो गया आपकी संविधान की प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, चलिए अब है इस सीरीज का 12वां सवाल और लघुत्तरीय प्रश्नों में दूसरा सवाल है। क्या कहता है सवाल? संविधान एक जीवित आलेख है, सिद्ध कीजिए। क्या बोला गया है कि संविधान जो है एक जीवित आलेख है, सिद्ध कीजिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो उत्तर क्या दिया है कि संविधान एक ऐसा आलेख है जिसका क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, वे संस्थाएं जो कार्यरत हैं, जैसे कि हमारी संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति की बात हो गई, राज्य का विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद की बात हो गई, ये सारी क्या है? ये संस्थाएं ही तो हैं। ठीक है, तो संविधान एक ऐसा आलेख है जिसका क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं तथा आकांक्षाओं के साथ निरंतर विकास होता रहता है। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या कही गई है कि यह सरकार तथा नागरिकों की गतिविधियों की सीमाओं को निर्धारित करने में सहायक करता है। संविधान एक जीवित आलेख है। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये वर्तमान में सरकार की और नागरिकों की गतिविधियों की सीमाओं को निर्धारित करता है कि सरकार कितने दायरे में रहकर काम कर सकती है। ठीक है, जो संविधान के द्वारा कानून बनाए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि सरकार उन कानूनों का उल्लंघन कर सके क्योंकि आप कुर्सी पर बैठे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सरकार के लिए भी सीमाएं निश्चित करी गई हैं कि आपको एक कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। अगर सरकार ने लक्ष्मण रेखा पार करी, ठीक है, तो सरकार को भी भाई अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो सरकार के लिए भी उसकी सीमाएं निर्धारित करता है संविधान अपने कानूनों के द्वारा, और नागरिकों के लिए भी उनकी सीमाएं तय करता है अपने कानूनों के द्वारा। ठीक है, क्लियर? तो संविधान इन दोनों आधारों पर हम कह सकते हैं कि संविधान एक जीवित आलेख है, क्योंकि वर्तमान समय में हर एक गतिविधि, चाहे सरकार की गतिविधि हो, चाहे आम जनता यानी कि नागरिक यानी कि सिटीजन की गतिविधि हो, गवर्नमेंट और सिटीजन हर एक की गतिविधि पर निगरानी रखता है। सबकी अपने दायरे हैं, सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, और संविधान की जितनी भी क्रियाशील संस्थाएं हैं वो किसके अनुसार काम करती हैं? संविधान के अनुसार ही काम करती हैं। अतः इन सब बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संविधान एक जीवित आलेख है। ऑलराइट, चलिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। बताओ भाई, क्या कहते हो आप? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं है? जल्दी बताएं भाई। क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में आपने ये पढ़ा था कि भारत धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष राज्य है? पढ़ा तो था। तो हाँ जी, बिल्कुल, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। स्पष्ट करते हैं इस बात को भी। तो देखें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्यों है? क्योंकि भारत में सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, भारत का संविधान किसी धर्म को नहीं मानेगा कि किसी एक विशेष धर्म को वो प्रायोरिटी दे, प्राथमिकता दे। ठीक है, और भारत का हर एक नागरिक जिस धर्म को अपनाना चाहे, ठीक है, उसकी आत्मा जिस धर्म को अपनाने को बोलती है, जो धर्म उसे पसंद आता है, जिस धर्म के रीति रिवाज, पूजा पाठ उसे पसंद आते हैं, वो अपना सकता है, भले ही वो किसी अन्य धर्म का क्यों ना हो। ठीक है, तो भारत में सभी नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। एक बात, भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है।
जो बात मैंने अभी आपको बताई थी कि भारतीय संविधान किसी धर्म विशेष की बात नहीं करता, धर्म के आधार पर समानता की बात करता है कि भारत के संविधान की दृष्टि में, भारत सरकार की दृष्टि में सभी धर्म समान है। और भारत में आप देखते होंगे तो कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि कई सारे धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। और भारतीय सरकार सभी धर्मों के विश्वासों और रिवाजों का बराबर सम्मान देती है, क्योंकि भारत सरकार की नजर में, भारत के संविधान की नजर में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में, भारत की गवर्नमेंट की नजर में सभी धर्म एक समान है। इसलिए सभी धर्मों को समान तवज्जो देगी, समान आदर देगी, समान सम्मान देगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी धर्म के किसी भी प्रकार के विश्वास हो, रीति रिवाज हो, ठीक। यानी कि धार्मिक आधार पर भारत के संविधान में किसी भी तरीके के भेदभाव की बात नहीं करी गई है। क्लियर? चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कब की गई? क्या बताना है? दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कब की गई? काले लोगों के नेताओं ने अपने साथियों से क्या अपील करी? दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कब की गई? काले लोगों के नेताओं ने अपने साथियों से क्या अपील करी? देखा जाए, चलिए तो सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना कब की गई? तो 26 अप्रैल 1994। ये बात हम सभी को पता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट क्या है कि काले लोगों के नेताओं ने अपने साथियों से क्या अपील करी? तो सुन लो भाई, काले लोगों के नेताओं यानी कि अश्वेत के नेताओं ने अपने साथियों से गोरे लोगों के शासन के दौरान, जब अंग्रेजों का शासन था उस दौरान श्वेत लोगों द्वारा अश्वेतों पर किए गए अत्याचार के लिए उन्हें क्षमा कर देने की अपील करी। क्या अपील करी? काले लोगों के नेताओं ने अपने साथियों से अपील करी कि गोरे लोगों के शासन के दौरान श्वेत लोगों द्वारा जो अश्वेतों पर यानी कि गोरों के द्वारा जो कालों पर अत्याचार करे गए हैं उनको क्षमा कर दो, क्योंकि अब जो है हमारे देश का संविधान बन रहा है, आपसी सहमति से बन रहा है। अब हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश बनेगा, हम आजाद हो चुके हैं। ऑलराइट, चलिए अब है लघुत्तरीय प्रश्न, आखिरी लघुत्तरीय प्रश्न है, इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न चालू हो जाएंगे और इस सीरीज का 15वां प्रश्न है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय की कठिन परिस्थितियों का उल्लेख करें। जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो उस समय ऐसी कौन कौन सी कठिन परिस्थितियां आई थी, चलिए जानते हैं। देखें, हम सभी जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी बड़ा है। जनसंख्या की बात करें तो वर्तमान में 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 140 करोड़ को भी पार कर चुकी है और भारत जनसंख्या के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। अब जब इतनी सारी जनसंख्या निवास करती है, कई सारे धर्मों के लोग, जातियों के लोग, कई सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, कई सारे राज्य हैं, इतनी सारी विविधता है, डाइवर्सिटी है, तो इतने बड़े देश के संविधान को बनाने में दिक्कतें तो होंगी ही। तो भारत एक विस्तृत तथा विविधता से भरा देश था जब संविधान बना था, अभी भी है, ठीक है, जिसकी जनता लंबे वर्षों के बाद गुलामी से मुक्त होकर हाल ही में एक स्वतंत्र नागरिक बनी थी। भारत देश की जनता ने काफी लंबे समय तक गुलामी सही थी, ठीक है, और हाल ही में 1947 में यानी कि उस समय की बात करी जा रही है जब संविधान निर्माण हुआ था, ठीक है, तो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में भारत की जनता आई थी और देश के विभाजन में लाखों लोग मारे गए थे। देखना भाई कौन कौन सी कठिनाइयां दिखाई देती हैं, ठीक है। देश के विभाजन यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस दौरान भी लाखों लोग मारे गए। देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में अपना विलय करने या स्वतंत्र रहने की इजाजत दे दी। जो यहाँ की देशी रियासतें थी उनको चाहे तो वे भारत में मिलना चाहे तो भारत में, पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकती हैं, उन्हें ऐसा मिलने की और स्वतंत्र रहने की इजाजत दे दी। और इतने बड़े विविधता भरे देश के लिए हर समूह की आकांक्षाओं को, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, हर समूह की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाना बहुत ही जटिल काम था, बहुत ही मुश्किल काम था। तो संविधान बनाते समय इतनी विविधता भरे देश में
इन सारी तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। चलिए चलते हैं आगे। चलिए, तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हो चुके हैं, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। अब बारी आती है दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर की, यानी कि लॉन्ग आंसर की। यहीं पर आप सभी को दिक्कत होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखे जाएं, यानी कि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखे जाएं। तो चलिए सीखते हैं उनको भी। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है और आज की 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज का 16वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है? दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी गोरी सरकार द्वारा उठाए गए रंगभेदी कदमों का उल्लेख कीजिए। गोरी सरकार का क्या मतलब है भाई, कोई बताएगा? पूरा चैप्टर अपन खत्म कर चुके हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी एंडिंग पर हैं। तो भाई गोरी सरकार किसे कहा गया है? रंगभेदी गोरी सरकार, यानी कि अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार की बात यहां पर हो रही है। क्लियर? चलिए, तो दक्षिण अफ्रीका की जो रंगभेदी सरकार थी, जो गोरे और कालों में यानी कि श्वेत और अश्वेतों में भेदभाव करती थी, उस सरकार द्वारा उठाए गए रंगभेदी कदमों का उल्लेख करना है। वो सारी बातें आपको बतानी है जो उन्होंने रंग भेद के लिए करी थी। चलिए, तो देखें, दक्षिण अफ्रीका की सरकार, रंगभेदी सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों की त्वचा के रंग के आधार पर 2 भागों में बांटा है। कैसे? दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो थी, ब्रिटिश सरकार जो थी, जब दक्षिण अफ्रीका पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित कर लिया था, तो वहां पर 2 भागों में लोगों को बांट दिया। कौन कौन से थे वो 2 भाग? पहला भाग है गोरे लोग और दूसरे थे काले लोग। ठीक है, तो 2 भागों, गोरे लोग और काले लोगों में बांट दिया। उसके बाद देखें, अब इनने क्या किया? विभाजन के बाद क्या किया? रंगभेदी नीति अश्वेत लोगों के लिए दमनात्मक थी। अश्वेत लोग यानी कि काले लोग, ठीक है, जो अंग्रेज नहीं थे, जो दक्षिण अफ्रीका के ही थे। तो रंगभेदी नीति अश्वेत लोगों के लिए दमनात्मक थी। दमनात्मक यानी कि भयंकर थी, उनका शोषण करती थी, उनको दबाती थी। ठीक है, हर एक कामों से उनको अलग रखा जाता था। ठीक, उन्हें संगठन बनाने, अब देखो किस तरीके से इनका दमन होता था, किस तरीके से इन पर दबाव बना रहता था। ठीक है, उन्हें संगठन बनाने या अपने साथ हो रहे दुर्व्यवहारों का विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं थी। क्या बात कही गई है कि उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे थे, उन दुर्व्यवहारों का विरोध करने की स्वतंत्रता नहीं थी कि जो हमारे साथ गलत हो रहा है हम उसका विरोध कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ वो अपना कोई भी संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, एक संघ नहीं बना सकते थे, यानी एक होकर नहीं रह सकते थे। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है? उनके लिए निवास, यातायात के साधन, अस्पताल, विद्यालय यानी कि स्कूल, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था गोरे लोगों से अलग थी। यानी कि उनकी रहने की बस्ती अलग हुआ करती थी, उनका निवास स्थान अलग हुआ करता था। यातायात के साधन यानी कि बस, ट्रेन, कार, रेलगाड़ी, जो भी है, ऑटो रिक्शा, वो सब अलग हुआ करते थे गोरे लोगों से। फिर अस्पताल भी अलग हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि भाई जिसमें सभी का इलाज हो रहा हो तो उनके लिए भी वो अस्पताल उपलब्ध हो। विद्यालय, स्कूल अलग थे उनके लिए, मनोरंजन के साधन अलग थे उनके लिए। तो अंग्रेजों ने जो है, गोरी सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने रंग भेद की नीति के तहत सबसे पहले तो गोरे लोग और काले लोगों में वहां की जनता को बांट दिया। ठीक है, फिर कुछ इस तरीके के उन्होंने भेदभाव भी करे। अब संगठन बनाने की ही स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि लोग एक होके, प्रत्यक्ष रूप से एक होके नहीं रह सकते थे। तो जब तक जनता एक नहीं होगी तो वह विरोध कैसे करेगी? यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति ब्रिटिश सरकार ने हर जगह अपनाई थी, जहां जहां इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। ऑलराइट, क्लियर यहां तक की बात? यहां तक किसी को कोई डाउट? चला जाए फिर आगे। चलिए, अब देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्या पूछा गया है? हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? बता दो भाई जल्दी। जब ये चैप्टर पढ़ा था, अलग से आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने कि संविधान की जरूरत क्या है या हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है।
आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके तहत हमारे भारत देश को या दुनिया के जो भी देश हैं जहां पर उनका संविधान है, उन्हें संविधान की जरूरत क्यों होती है, क्यों पड़ी। चलिए, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, टॉपिक भी याद आ गया जो मैंने आपको पढ़ाया था। चलिए अब देखते हैं क्या बनता है इसका आंसर। तो देखें, संविधान निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? ठीक है, तो संविधान जो है कुछ इस प्रकार के कार्य करता है जिनके कारण हमें संविधान की आवश्यकता है। देखें भाई, सबसे पहली बात यह है कि यह सहयोग एवं विश्वास की वह भावना पैदा करता है ताकि विभिन्न तरह के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सकें। जैसे हम उदाहरण के तौर पर अपने भारत देश के संविधान की बात करें तो भारत देश के संविधान में जितनी भी बातें हर एक आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद के तहत कानून के रूप में लिखी हैं, वो सारी बातें पूरे देश को एक बनाती हैं और पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, बस उस देश का नागरिक है तो उस देश के सभी नागरिकों के लिए वो कानून समान रहेगा। चाहे कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे आम जनता क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मंत्री क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अभिनेता या अभिनेत्री ही क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, क्लियर हो रही है बात, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय यानी कि किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, कुछ भी हो, ठीक है, सभी के लिए समान कानून है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए है ताकि एक देश में रहने वाले नागरिक समान रूप से एक ही देखे जाएं और सभी के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए एक ही कानून हो और उस एक कानून के तहत ही पूरे देश का शासन चलाया जाए। मुख्य मुद्दा ये है, ठीक है। अब पूरे देश के लिए एक कानून है, सभी के लिए एक समान सजा है, ठीक है। अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है, कोई आरोप करता है, कोई अपराध करता है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात, तो सभी के लिए एक सा कानून है, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो अगर जब एक ही देश के लिए एक कानून है तो वो सहयोग की भावना पैदा करेगा, ठीक है, विश्वास की भावना पैदा करेगा। विश्वास की कैसे? कि हमारे देश पर हमें विश्वास है, हमारे देश के संविधान पर विश्वास है, हमारे देश के संविधान में बनाए गए कानूनों पर हमें विश्वास है, ठीक है, ताकि विभिन्न तरह के लोग एक साथ मिलजुल कर रह सके, क्योंकि हमें पता है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का एक कानून है, कोई भी व्यक्ति हो तो हम सभी को मिलजुल कर रहना है। अगर कानूनी रूप से किसी के साथ भेदभाव किया जाएगा तो आम जनता में तो ऑटोमेटिकली ही भेदभाव उत्पन्न होगा। कैसे आम जनता एकता के साथ रहेगी? जैसे हम भारत देश की बात करें तो भारत देश में तो हमें कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कितनी सारी विविधताएं देखने को मिलती है, कई सारे धर्म है, जाति है, भाषा है, रंग है, रूप है, स्त्री है, पुरुष है, सब है, ठीक है, सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अगर कानून जो है किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या किसी के साथ भी किसी तरीके का भेदभाव करता है तो लोग आपस में कैसे रह पाएंगे? हमेशा झगड़ा बना ही रहेगा। तो इसी तरीके की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सहयोग, विश्वास और एकता को बनाए रखने के लिए हमें किसकी जरूरत है? संविधान की जरूरत है। ऑलराइट, एक बात क्लियर। अब दूसरी बात क्या है? संविधान यह स्पष्ट करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। संविधान क्या स्पष्ट करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा तथा निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होगी। कि हमारे संविधान में यह लिखा है कि सरकारें कैसी बननी है, चुनाव कैसे होने हैं, चुनाव किसके द्वारा होने हैं, कौन सी जनता वोट डाल सकती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, अगर इन सब कानूनों का उल्लंघन होगा तो क्या उसके लिए सजा होगी। सारी बातें हैं संविधान में। और निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास है, ये सारी बातें भी संविधान में दर्ज हैं। कि अगर मान लो कुछ होता है देश में, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है तो अंतिम पावर, अंतिम शक्ति उस निर्णय, उस पर लेने की किसकी है, निर्णय लेने की किसकी है। क्लियर? फिर देखें तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि यह सरकार की शक्तियों की सीमा तय करता है। जी हाँ, हमारे देश का संविधान ये तय करता है कि सरकार को कितनी सीमा में रहकर काम करना है, कितनी लिमिट में रहकर काम करना है, कितने दायरे में रहकर काम करना है। आपकी सरकार है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आपकी सरकार है, हमने ही आपको चुना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक लिमिट के बाहर जाके काम करें। कि नेताजी ने समझ लिया कि भाई हम तो नेता बन चुके, हमें कुर्सी मिल चुकी है,
तो अब हम अपनी मनमानी करेंगे? नहीं, अगर नेता मनमानी करता है तो वो लोकतंत्र नहीं रह जाएगा, वो तानाशाही शासन होगा। तो सरकार ने संविधान ने हर एक लेवल पर हर एक व्यक्ति की लिमिट तय करके रखी है, अधिकार दिए हैं, उसके साथ एक लिमिट भी तय करके रखी है, एक लक्ष्मण रेखा भी खींच के रखी है कि आपको इसके बाहर नहीं जाना है। अगर आप इसको पार करते हैं, अपनी लिमिट को पार करते हैं, तो भाई आपको भी सजा मिलेगी, भले ही आप नेताजी क्यों ना हो। ठीक है, चलिए, तो यह सरकार की शक्तियों की सीमा तय करता है तथा जनता के अधिकारों का उल्लेख करता है। ठीक है, जनता को भी अधिकार दिए हैं, हमारे पास संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, जो कि हमारी स्वतंत्रता को व्यक्त करते हैं कि हमारे देश के नागरिक इस देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, कितनी स्वतंत्रता के साथ, कितनी आजादी के साथ जीते हैं। क्लियर? फिर क्या है? यह लोगों की एक अच्छे समाज के निर्माण की इच्छा को व्यक्त करता है। क्या बात कही गई है कि जब इतने सारे कानून बनाए गए हैं और नागरिकों को भी अधिकार दिए गए हैं, तो उन कानूनों के तहत और उन अधिकारों के तहत जब जनता चलेगी तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा कि अगर कोई भी अपराध होता है तो सजा बराबर मिलेगी और नागरिकों को आज़ादी भी है, स्वतंत्रता भी है उसके अधिकारों के तहत, तो क्या होगा? उस देश का समाज अच्छा होगा। तो इन सब कारणों के चलते जो है हमें संविधान की आवश्यकता है ताकि देश में सहयोग बना रहे, विश्वास बना रहे, कानून बना रहे और शांति बनी रहे। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, रंग भेद क्या है? ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार थी उसने जो रंग भेद की नीति चलाई थी, आखिर ये रंग भेद होता क्या है और दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंग भेद की राजनीति को स्पष्ट भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखें, रंग भेद है क्या? सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पर 2 पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रंग भेद क्या है और दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंग भेद की राजनीति को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे कि रंग भेद क्या है, पहला पार्ट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। तो रंग भेद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है। अब नस्ली भेदभाव यानी कि भाई जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोग हैं तो अश्वेत ही होते हैं, उनका रंग डार्क ही होता है। अब जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, ठीक है, वहां के रंग गोरे, वहां के लोग गोरे ही होते हैं। तो ये क्या है भाई? नस्ली भेदभाव, यानी नस्ल है, जिसकी जैसी नस्ल है वैसे ही आगे जाके जनरेशन होगी उसकी। ठीक है, तो रंग भेद क्या है? नस्ली भेदभाव पर आधारित, यानी कि गोरे और काले के बीच की जो नस्ल है, गोरे और कालों की जो नस्ल है, उस भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में गोरे शासकों द्वारा विशिष्ट रूप से चलाई गई थी। ठीक है, कहां चलाई गई थी? दक्षिण अफ्रीका में। किसके द्वारा? गोरे शासक यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाई गई थी। फिर आगे बात क्या कही है कि दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की रंग भेद की राजनीति को स्पष्ट कीजिए। तो दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखें, यह इस प्रकार थी कि दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की राजनीति, ध्यान से सुनिएगा, यह इस प्रकार थी कि दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद की राजनीति, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की राजनीति ने लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। कैसे बांट दिया था? चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया था। और गोरे शासक गोरे लोगों के अलावा शेष सब अश्वेत हों, चाहे भारतीय मूल के हों, चाहे रंगीन चमड़ी वाले लोग हों, ठीक है, उनको छोटा और नीचा मानते थे, यानी कि गोरे शासक ही सबसे ऊपर हैं। बाकी और कोई भी हो, चाहे वो प्रॉपर दक्षिण अफ्रीका के हों, चाहे वो भारतीय मूल के हों, चाहे वो कहीं के भी हों, ठीक है, यानी कि सिर्फ गोरों का शासन है तो उनकी ही चलेगी, उनको ही कुछ विशेषाधिकार यानी कि स्पेशल राइट्स दिए जाएंगे। क्लियर? तो ये थी उनकी रंग भेद की राजनीति। फिर अगली बात क्या थी इस राजनीति में? पृथक्करण की नीति थी। कौन सी नीति थी? पृथक्करण की नीति। कैसे चलाई गई थी? पृथक्करण यानी कि अलग अलग करना, पृथक्करण यानी कि पृथक, अलग अलग करना। कैसे? गोरे और कालों के अधिकार अलग अलग कर दिए थे। जैसे कि देखें, अश्वेत यानी कि काले लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है,
इनकी बस्तियां, विद्यालय, अस्पताल, सिनेमा हॉल, थिएटर, होटल, बसें, टैक्सियां, जन शौचालय आदि जो है एकदम ही अलग थे। क्लियर हो गई बात कि इनकी चाहे बस्तियां हो जहां वो लोग रहते थे, स्कूल, अस्पताल, थिएटर, मनोरंजन के साधन, कुछ भी हो, यातायात के साधन, सब कुछ अलग थे। ये थी इनकी पृथक्करण की नीति कि गोरे और कालों की सब चीजें कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। और उन्हें गिरजाघरों में भी उनका प्रवेश वर्जित था, जहां पर श्वेत लोग पूजा करते थे। क्लियर, यानी कि चर्च में भी उनका प्रवेश नहीं था, सिर्फ श्वेत लोग ही यानी कि गोरे लोग ही जाया करते थे। उसके बाद क्या है, अश्वेतों को अधिकारों का ना दिया जाना, अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, ना तो अश्वेतों को अधिकार दिए गए, ना उन्हें संगठन बनाने का अधिकार था। ठीक है, और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था कि हमारे साथ जो गोरे कालों के बीच में भेदभाव हो रहा है, हमारी चीजें अलग कर दी गई हैं, जहां पर गोरे लोग जाते हैं वहां पर हमें प्रवेश का अधिकार नहीं है। तो इतना सब भेदभाव होने के बाद, इतना सब दमन होने के बाद, इतनी सब यातनाएं सहने के बाद भी अश्वेतों को यानी कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, गोरे लोगों को छोड़कर शेष लोगों को विरोध करने की भी आजादी भी नहीं थी कि भाई ये जो आप कर रहे हो ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने रंग भेद की राजनीति दक्षिण अफ्रीका में चलाई थी। ऑलराइट, यहां तक की बातें क्लियर? जल्दी बताइए। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़ रहे हैं, अगर अभी तक लाइक शेयर नहीं किया है, तेजी से लाइक शेयर कर देना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। आंसर क्लियर हुआ सभी को? चला जाए आगे। चलिए देखें, अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, दक्षिण अफ्रीका में संविधान निर्माण हेतु गोरे और काले लोगों में विचार विमर्श के बाद किन बातों पर सहमति हुई? क्या बात कही गई है? दक्षिण अफ्रीका में संविधान निर्माण हेतु, संविधान बनाने हेतु गोरे और काले लोगों में विचार विमर्श के बाद किन बातों पर सहमति हुई थी? अब गोरे और कालों के बीच इतना ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है, तो काले लोग भी इतना तो सहन नहीं कर पा रहे थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के लोग इतना सब कुछ सहन नहीं कर पा रहे थे। और अंग्रेज भी जानते थे कि भाई हम इनका दमन कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं, तो भाई कभी ना कभी तो चिंगारी फूटेगी, कभी ना कभी तो आग भड़केगी। क्लियर हो रही है बात? तो उन्होंने भी क्या समझा कि आपसी सहमति के माध्यम से मुद्दा को सुलझाना चाहिए। तो वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में संविधान निर्माण हेतु गोरे और काले लोगों में विचार विमर्श के बाद किन बातों पर सहमति हुई? यानी कि क्वेश्चन से एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है हमें कि दक्षिण अफ्रीका में जिस संविधान का निर्माण हुआ था वो गोरे और अश्वेत यानी कि ब्रिटिश सरकार और दक्षिण अफ्रीका दोनों लोगों की सहमति से हुआ था। क्लियर? चलिए तो अब जानते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गोरे और अश्वेत लोगों के बीच काफी लंबे समय तक बातचीत चली। इसमें दोनों पक्षों में निम्न बातों पर सहमति हुई थी। ठीक है, ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। तो कोई भी क्वेश्चन आप चालू करें, जैसे लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर में इंट्रोडक्शन बहुत मायने रखता है, उसकी भूमिका होती है। तो 2 लाइन अपन को इंट्रोडक्शन पार्ट के रूप में लिख देनी है कि आखिर हम किस विषय में ये आंसर शुरू करना चाह रहे हैं। फिर उसी विषय को पकड़ते हुए, उसी लाइन को पकड़ते हुए अपन को आगे पॉइंट्स बढ़ाते जाना है। ठीक है, और कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट में लिखें। क्यों पॉइंट में क्यों लिखना है भाई? जैसे आप पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, निबंध टाइप लिख देंगे, ठीक है, पैराग्राफ टाइप में लिख देंगे, पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा, कॉपी चेक करने वाले को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कि इतना सब कुछ कैसे आपने लिखा, क्या लिखा। मतलब जब अपन को आंसर अट्रैक्टिव दिखता है ना तो पढ़ने का मन कर जाता है, और पॉइंट में बातें स्पष्ट दिखती हैं, उस अपन एक थ्योरेटिकल फॉर्म में यानी कि निबंध के फॉर्म में सीधा सीधा लिखते जाते हैं जोड़ते हुए, तो स्पष्ट चीज नहीं दिखती है। भले ही आपने बहुत अच्छे से लिखा हो, सारी बातें उसमें मेंशन करी हो, लेकिन जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो सारी चीजें स्पष्ट अलग अलग समझ में आती हैं। ठीक है, और आपको भी याद करने में आसानी होती है। ठीक है, कि हाँ भाई एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। क्लियर? चलिए तो अब क्या है, गोरे लोग बहुमत के शासन के सिद्धांत तथा एक व्यक्ति एक वोट को मान गए।
क्या क्या सहमति हुई थी, क्या क्या बातें हुई थी। तो देखो, सबसे पहली बात क्या कही गई है कि जो गोरे लोग थे, अंग्रेज सरकार जो थी वो बहुमत के शासन के सिद्धांत, बहुमत का शासन यानी कि सीधी सी बात है, जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो शासन करेगा। और बहुमत कैसे पता चलेगा, मेजॉरिटी कैसे पता चलेगी, कैसे पता चलेगी, जब वोट डलेगी। ठीक है, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट आएगी वो शासन करेगा, वो नेता बनेगा, उसकी सरकार बनेगी। ठीक है, तो गोरे लोग बहुमत के शासन के सिद्धांत तथा एक व्यक्ति एक वोट को मान गए कि एक व्यक्ति एक ही वोट डालेगा, और वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए कि गरीब लोगों के क्या अधिकार होने चाहिए, मजदूर वर्ग के क्या अधिकार होने चाहिए। ठीक है, ये बात कौन मान गया था, गोरे लोग, ब्रिटिश सरकार मान गई थी। फिर अगली बात क्या है, अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हुए। पहले हमने लिखा कि गोरे लोग किस बात पर सहमत हुए, अब हम लिखेंगे कि अश्वेत लोग किस बात पर सहमत हुए थे। तो अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर फैसले नहीं होंगे। क्या कहा था इन्होंने कि सिर्फ बहुमत के आधार पर फैसले नहीं होंगे, अर्थात बहुमत पर आधारित शासक स्वेच्छाचारी नहीं होगा। ठीक है, कि बहुमत के आधार पर वो शासक तो बन गया, फिर वो अपनी ही चलाए, अपनी ही इच्छाओं के अनुसार काम करे, तो वो स्वेच्छाचारी नहीं होगा, तथा अल्पसंख्यक गोरे लोगों की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात, यानी कि सबकी बराबरी की बात उसमें कही गई थी। तो गोरे लोग किस बात पर सहमत हुए और अश्वेत लोग किस बात पर सहमत हुए वो हमने जाना। अब तीसरी बात बताई गई है कि वे इस बात पर भी सहमत हुए कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, सरकार का चुनाव कैसे होगा, सरकार के अधिकार क्या होंगे, सरकार की सीमाएं यानी कि राइट्स क्या होंगे। ठीक है, लिमिटेशंस क्या होंगी, राइट्स और लिमिटेशंस क्या होंगी, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। पहले तो सरकार के भी तय करे गए कि सरकार के अधिकार क्या होंगे, सरकार की लिमिटेशंस क्या होंगी, फिर नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, तथा ये संवैधानिक नियम सबसे ऊपर होंगे। ये भी तय किया कि जिस संविधान का निर्माण हम कर रहे हैं उसी संविधान में जो नियम बनाए गए हैं वो सबसे ऊपर होंगे। ठीक है, उसके आगे कुछ नहीं होगा, चाहे वो कानून किसी पर भी लागू होना हो, चाहे सरकार पर लागू होना हो, चाहे आम जनता पर लागू होना हो। ठीक है, तो ये संवैधानिक नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती, कोई भी सरकार हो उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती, यानी कि उनको कम नहीं कर सकती, उनको नकार नहीं सकती। ये सारी चीजें जब दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया था तो गोरे लोग और अश्वेत लोगों के बीच इन सब बातों पर सहमति हुई थी। क्लियर है ये आंसर, कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है। बढ़ा जाए आगे, क्या कहते हो, सिर्फ एक ही सवाल बचा है, चला जाए उस पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा द्वारा, ठीक है, संविधान सभा द्वारा 65 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं। ठीक है, संविधान सभा ने, भारत देश की हम बात करें तो भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने जो संविधान बनाया था उसके पहले जो संविधान बना था, यानी कि संविधान बनाने के और जो प्रयास करे गए थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले निर्धारित करे गए थे, हम उसको क्यों मानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझ लो कि जब भारत देश का संविधान बना था तो उसमें क्या क्या हुआ था, कैसे बना था, कहां कहां से नियम लेके आए थे। तो संविधान सभा ने, जैसा कि हम सभी जानते हैं और पढ़ते आ रहे हैं कि अलग अलग देशों के संविधान में जो भी बातें थी, ठीक है, उन सारी बातों को लिया, यानी कि जो बातें हमारे देश के हिसाब से सही बैठती थी और हमें ऐसा लगा कि दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरे देश के संविधान में ये चीजें अच्छी हैं तो हम अपने में ऐड कर सकते हैं। एक बात और 1935 का जो एक्ट था, 1935 का अधिनियम था, उसमें कुछ बातें निर्धारित करी गई थी, कुछ कानून निर्धारित करे गए थे, वहां से भी एज इट इज चीजें ली गई। और उसके पहले भी कई बार नियम कानून बनाए गए, जैसे कि 1928 में भी किसने, नेहरू ने अपनी एक
रिपोर्ट सौंपी थी और एक संविधान का कुछ प्रारूप बनाने की उन्होंने कोशिश करी थी, किस तरीके का संविधान होना चाहिए, तो वो चीजें भी कुछ कुछ ऐड करी गई थी। तो इस तरीके से भारत देश का संविधान बना था और उसके पहले भी कुछ नियम बनाए गए थे, वो सारी चीजें ऐड करी गई थी। उन्हीं सब चीजों को लेके हमसे पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा 65 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। संविधान मानने के 65 साल के बाद भी संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को हमारे द्वारा मानने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वहीं से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। बता देंगे कि निम्नलिखित कारण है। अब कारण क्या क्या है, एक एक कारण को हम समझ लेते हैं, ठीक है। पहला क्या है, व्यापक सहमतियों पर आधारित। क्या कारण है, पहला व्यापक सहमतियों पर आधारित है। कैसे है, तो संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता। क्या बात कही गई कि संविधान जो है सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को भी व्यक्त करता है। एक बात। फिर दूसरी बात है प्रतिनिधिपूर्ण संविधान सभा, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी जिसने संविधान का निर्माण किया था, उसमें कई सारे प्रतिनिधि थे और सारे प्रतिनिधि उसमें चुन के गए थे, ठीक है। तो संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, और देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था, ठीक है। अब सबका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, यानी कि सबके प्रतिनिधि बैठे हैं, यानी कि भारत की आम जनता का ही रिप्रेजेंटेशन है, उसी का प्रतिनिधित्व है, उसी की भागीदारी है, ठीक है। फिर सभी राजनीतिक दलों, सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग इसमें शामिल थे। क्लियर, ये बात हो गई संविधान सभा के बारे में। फिर व्यवस्थित कार्यप्रणाली भी थी, ठीक है, कि संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। संविधान सभा की जो काम करने का तरीका था, उनकी कार्यप्रणाली थी, वो बहुत ही व्यवस्थित थी, खुली थी, यानी कि सभी को पता था, आम जनता को पता था कि हमारी संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किस तरीके से काम करती है, ठीक है। और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित थी कि सबकी सहमति से ये बनाई गई थी। ऑलराइट, तो ये हो गए आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, और इसी के साथ आज हमने अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय समेत 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिटी के अपन कर चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं, और अगले सेशन में मिलेगा आपको क्या, इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव लेसन और रिकॉर्डेड लेसन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कवर कराया जाता है। स्पेशल कोर्सेस है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।